नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल भूत बंगला 76 में। भूत प्रेतों पिशाचों की रहस्यमय दुनिया में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी खुशियाँ इसी तरह बरकरार रहें। तो एक बार फिर से डरने के लिए और डर की आहट को नज़दीक से महसूस करने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें या इसके सदस्य बन जाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे ब्लैक कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच करें और फिर बेल या घंटी की आखिर दिखेगी, उसे टच करें और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस या नोटिफिकेशंस आपको बराबर मिलते रहें। दोस्तों, मेरे चैनल की कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि मुझे इन कहानियों को तैयार करने में बहुत मेहनत पड़ती है। आप सबका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे आपका ढेर सारा प्यार और सपोर्ट चाहिए। आपके कारण ही मेरा एग्जिस्टेंस। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाई हूँ जो कि डायन से जुड़ी हुई बेहद खौफनाक सच्ची कहानी है। ये कहानी मेरे घर पर आने वाले एक अंकल, जिनका नाम रवि था, वो पेशे से वकील थे। ये उनकी आंखों देखी बिल्कुल सच्ची घटना है। मेरी कहानियों के पुलिंदे में से एक बिल्कुल सच्ची कहानी है। ये कहानी बिहार और यूपी के बॉर्डर पर बसे एक छोटे से कस्बे की कहानी है। बिहार के गांव में अक्सर औरतों को डायन समझकर मारने की घटनाएं पत्रिकाओं में छपना आम बात है, क्योंकि वहाँ गांव में उधर काफ़ी ऐसी औरतें हैं जो कि तंत्र मंत्र या जादू टोना वगैरह करती हैं, और उनमें से कुछ ऐसी भी होती हैं जो बिल्कुल सच्ची डायनें होती हैं। यहाँ पर मैं उस कस्बे का नाम रिवील करना ठीक नहीं समझती। रवि अंकल का इसी एरिया में अपना एक निजी मकान था, और यह घटना करीब 16-17 साल पुरानी है। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं डायनों के अस्तित्व पर कि वो होती हैं या नहीं कुछ बताना चाहूँगी। दोस्तों, वैसे तो ये डायन शब्द जितना सामान्य सुनने में लगता है उतना ही ज़्यादा भयानक भी है। यह शब्द उन लोगों के लिए उतना ही भयानक हो जाता है जिससे इस शक्ति का पाला पड़ता है, क्योंकि ये जिसके पीछे पड़ती हैं तो उसकी जान लेकर रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डायनों की शक्ति उनकी चोटी में होती है, इसलिए अपने बालों को किसी जगह न तो फेंकती हैं और न ही किसी के आँखों के सामने पड़ने देती हैं, ये इसे जला देती हैं। डायन हमेशा 7 घर छोड़कर वार करती है, और बिल्ली को डायन से जोड़कर हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो हमेशा जोड़ा जाता रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि बिल्ली के जब बच्चे पैदा होते हैं तो अपने बच्चों को 7 घर अपने मुंह में दबाकर ज़रूर ले जाती है। ये बिल्लियाँ जिस मोहल्ले या हमारे बीच में जिस भी रूप में डायनें रहती हैं, ये उन्हें पहचान लेती हैं कि ये कोई सामान्य औरतें नहीं बल्कि डायनें हैं। 7 के अंक को भी डायन के अंक के रूप में देखा जाता रहा है। इन डायनों की दुनिया बड़ी विचित्र या कहें कि स्ट्रेंज होती है। इनके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। डायनें जो हैं पूरे विश्व में पाई जाती हैं। इन्हें अंग्रेजी में विचेस भी कहते हैं। विदेशी दंत कथाओं या पुस्तकों में भी इन्हें झाड़ू पर बैठा हुआ दिखाया गया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि जिन लड़कियों के साथ सामूहिक रेप करने के बाद उन्हें मार दिया जाता है वे डायनें बन जाती हैं। लेकिन कई जगह ये पढ़ा गया है कि जिन औरतों को समाज में घृणा की दृष्टि से देखा गया है या जिनका बहुत तिरस्कार हुआ है या उनके साथ समाज में दुर्व्यवहार हुआ हो, वे औरतें डायन तंत्र सीखकर डायन पद प्राप्त करती हैं। और ये कोई मरी हुई औरतें नहीं बल्कि जिंदा औरतें होती हैं, और ये बिल्कुल सामान्य लगती हैं। कोई नहीं जान सकता कि ये डायनें हैं। ये अपनी पहचान गुप्त रखती हैं और इनके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। ये हमारे बीच रहकर हमारी सारी खोज खबर रखकर अपने काले तंत्र से बलि भी लेती हैं ताकि ये ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह सकें। इनकी उम्र बहुत लंबी होती है और खासकर तांत्रिक गुणों के सानिध्य में
माँ काली की पूजा कर उन्हें प्रसन्न कर। डायन साधना से अनेक काली सिद्धियाँ प्राप्त करती हैं और अपने शत्रुओं को काले जादू या तंत्र द्वारा मार डालती हैं। मुझे नहीं पता कि ये तथ्य कितने सच्चे हैं, क्योंकि आज तक मैंने अपने कभी जीवन में डायन नहीं देखी या ऐसी किसी शक्ति से मेरा पालन नहीं पड़ा या मेरा ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, ये एक ऐसे छोटे से कस्बे की कहानी है जहाँ मेन मार्केट एरिया था। वहाँ बहुत सारी दुकानें थीं और उस एरिया में काफ़ी चहल पहल रहा करती थी। कस्बे से थोड़ी दूर पीछे की तरफ ग्रामीण एरिया या गांव का एरिया शुरू हो जाता था, या कहें खेती से हरा भरा इलाका शुरू हो जाता था। उस एरिया में खेती की जाती थी। कस्बे में जो घर बने थे, उन घरों की छतों से उस पूरे ग्रामीण एरिया को देखा जा सकता था, हरा भरा बिल्कुल। कहीं कहीं जुगनुओं की चमचमाहट, तो कहीं हरी भरी हरियाली। जो कस्बे वाला इलाका था, जिस मोहल्ले में रवि अंकल रहते थे, कुल मिलाकर के 10-12 मकान थे। कुछ ऐसा होता है कि रवि अंकल के एक घर छोड़ बगल में और उनके घर के जस्ट सामने 2 फैमिलीज़ रेंट पर या किराए पर रहने के लिए आती हैं। जो किराएदार उनके बगल में आए थे, उनकी उम्र करीब 60 या 65 के करीब थी और वो 2 बूढ़े आंटी अंकल थे। वो दोनों लोग अकेले रहते थे, उनके कोई बच्चे नहीं थे, यानी कि वो निसंतान थे। और रवि अंकल के जस्ट सामने ये जो दूसरी फैमिली आई थी, उसमें पति पत्नी थे। पति का नाम शरद और पत्नी का नाम रेनू था। और उनकी 16 साल की एक बेटी भी थी जो कि हाई स्कूल में पढ़ती थी। लोग उसे प्यार से शीनू बुलाते थे। आमने सामने होने के कारण शरद, रेनू का रवि अंकल और उन बूढ़े दंपति से यहाँ काफ़ी आना जाना हो गया था। अब रेनू की लड़की शीनू छुट्टी के दिन या हॉलीडे या संडे के दिन उन बूढ़े आंटी अंकल के यहाँ रहती। वो दोनों बूढ़े आंटी अंकल शीनू के आने पर बहुत खुश हो जाते थे। खासकर वो बूढ़ी आंटी शीनू उन दोनों की काफ़ी सेवा करती। उन दोनों दंपति के बच्चे न होने के कारण शीनू उन दोनों लोगों की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा घटता है जिसका किसी पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। रवि अंकल को नींद नहीं आ रही थी, तो वो जम्भाई लेते हुए बालकनी पर खड़े हो गए। वो अमावस की रात थी, जिसे अमावस्या कृष्ण पक्ष की रात्रि भी कहते हैं। उस दिन उन्होंने जो देखा उसे उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो पल उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक पल होने वाला था। वो बालकनी में खड़े ही थे कि अचानक उन्हें काफ़ी दूर से एक औरत चलती हुई नज़र आ रही थी। वो रात के करीब 1:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा। जब वो औरत थोड़ा और नज़दीक आई, तो उन्होंने स्ट्रीट लाइट की रोशनी में देखा कि उस औरत के हाथ में एक ब्लैक कैट या काली बिल्ली थी। और जब वो बिल्कुल स्ट्रीट लाइट के नीचे पहुंच गई, तो रवि अंकल बैठ गए और बालकनी से ग्रिल से छुपकर उन्होंने जो देखा वो अवाक रह गए। एक बूढ़ी लेडी जिसके बाल पूरी तरह से सफ़ेद थे और पूरी तरह कमर तक खुले थे, और वो बूढ़ी औरत रहस्यमयी मिस्टीरियस इविल मुस्कान के साथ अपने काले लंबे नुकीले मुड़े हुए नाखूनों से धीरे धीरे उस ब्लैक कैट या काली बिल्ली को धीरे धीरे सहलाती हुई जा रही थी। और उसने बिल्कुल काली रंग की साड़ी पहनी थी। उस काली बिल्ली की चमकदार पीली आंखें माहौल को और भी डरावना बना रही थी। ऊपर से पसरा गहरा सन्नाटा, रात का सन्नाटा। चारों तरफ कोई नहीं, बस झींगुरों की आवाज़। वो आंटी कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ी आंटी थी जो कुछ दिन पहले उनके बगल वाले घर में निचले पोर्शन में रेंट पर रहने के लिए आई थी। और फिर वो आंटी खेतों की साइड धीरे धीरे चली गई। उनके मन में, यानी रवि अंकल के मन में रह रह करके भी ये विचार आ रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो बूढ़ी आंटी कोई चुड़ैल हैं। नहीं, मुझे कोई गलत फहमी हो गई है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सपना है या सच। उन्होंने अपने मत्थे को कई बार ठोका। ये सब देखकर उनके होश
उड़ चुके थे वो अंदर चले गए और चद्दर ओढ़कर अंदर हो लिए। उनका दिल तेज़ी से धड़क रहा था, धक 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 धक। कहानी की वो इतना डर गए कि चचा चचा चुड़ैल कहे जा रहे थे, और चुड़ैल ही बिल्ली को लेकर चलती है। मोहल्ले में चुड़ैल है, अब क्या होगा। चुड़ैल ही आधी रात को शिकार पर निकलती है। वो रात उन्होंने डर के साथ गुजारी। दूसरे दिन वो सुबह उन्होंने रात की सारी बात शरद और रेनू, जो कि उनके जस्ट सामने रहते थे, बताई कि जो बुढ़ा और बुढ़िया हमारे बगल वाले मकान में रेंट पर आए हैं, उनके यहाँ अपनी लड़की शीनू को मत भेजना। कल रात 1:30 बजे के करीब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बालकनी पर था। तभी मैंने पड़ोस में जो बूढ़ी औरत रहती है उसे देखा। उसके हाथ के नाखून बहुत मुड़े हुए काले नुकीले थे, और वो एक चुड़ैल है, इंसान नहीं। और वो खुद भी काले कपड़ों में भी थी और काली बिल्ली को सहलाती हुई खेतों की तरफ जा रही थी। वो कोई आम औरत नहीं बल्कि बहुत ही भयानक चुड़ैल लग रही थी। इस पर रेनू बोलती है कि क्या बकवास है, वो बूढ़ी औरत और चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती। तो इस पर अंकल बोलते हैं, भगवान कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा, शीनू को उसके घर मत भेजना, वरना वो शीनू को खा जाएगी। वो मोहल्ले वालों को भी नहीं छोड़ेगी। वो डर के कारण काँप रहे थे। सचमुच कुछ लोचा है। कल मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आप सबको ये बता पाऊँ, लेकिन चलिए आज गुड बनाकर उनके घर चलते हैं। इस पर रेनू ने बताया कि कल मेरी बेटी उन दोनों लोगों के पास ही सोई थी और उन बूढ़ी आंटी को 3 दिन से बुखार आ रहा है। शीनू 3 दिन से लगातार उनके घर में सारा काम कर रही है, वो उठ तक नहीं पा रहे। तभी शीनू आ जाती है और वो बताती है कि कल पूरी रात वो उन बूढ़ी आंटी के सिर पर पट्टी रखती रही। उन्हें तेज़ बुखार था, मैं एक पल के लिए भी नहीं सोई थी। इस पर शीनू की मम्मी रेनू ने कहा कि देख लिया आपने, अब तो आपकी गलतफहमी दूर हो गई। यह सुनकर रवि अंकल को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उनके मन में रह रह कर विचार कौंध रहे थे, कल वो बूढ़ी आंटी की क्या हम शक्ल थी, या मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो अक्सर रात में 12 बजे के पहले से ही बालकनी में छुपकर बैठना शुरू कर दिया। एक दिन उनकी किस्मत अच्छी थी, उन्हें फिर वही बाल खोले हुए वही बूढ़ी आंटी दिखी। उनके काले मुड़े हुए नाखून थे और हाथ की त्वचा भी लाइनिंगदार थी, मतलब वो नॉर्मल नहीं थी। अब वो डरावनी पीली आँखों वाली जो काली बिल्ली थी उनके पीछे पीछे चल रही थी। और फिर जब वो बूढ़ी औरत खेत की तरफ जाने लगी, तभी रवि का अंकल घर से निकले, फुर्ती से निकले और उसके पीछे हो लिए। थोड़ा आगे चलकर वो खेतों के झुरमुट में, जहाँ काफ़ी अंधेरा था, उसके अंदर चली गई। वो बिल्ली भी झुरमुट के अंदर चली गई। रवि अंकल की ज़्यादा आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। वो डर के कारण सुबह बेहोश पाए गए। उन्हें कुछ लोग घर छोड़ गए। सब ने पूछा इतनी रात आप खेत के पास क्या करने गए थे, तो उन्होंने तब भी ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि वो झूठे साबित हो सकते थे। उन्होंने कहा कि कल रात कुत्ते कुछ ज़्यादा ही भौंक रहे थे, वहाँ पता नहीं कैसे बेहोश हो गया। उन्हें 1 हफ्ते तक तेज़ बुखार आता रहा। करीब 1 हफ्ते बाद 2 बजे रात को वो शीनू और उसके साथ एक और छोटी बच्ची को खेतों की तरफ जाते हुए देखते हैं। वो तुरंत शीनू की मम्मी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं शीनू और एक छोटी लड़की उसके साथ उन्हीं खेतों की तरफ जा रहे हैं, उन्हें बचा लो, शायद वो दोनों चुड़ैल के सम्मोहन में हैं, चुड़ैल ने उन्हें सम्मोहित कर रखा है, वो दोनों को खा जाएगी। इस पर शीनू की मम्मी कहती हैं कि मेरी बेटी शीनू मेरे बगल में सो रही है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आकर देख लीजिए। इतना कहकर शीनू की मम्मी यानी कि रेनू फ़ोन काट देती हैं और सो जाती हैं। रवि अंकल को फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। और फिर एक दिन रवि अंकल नोटिस करते हैं कि जब वो दोपहर के अपने बरामदे में खड़े थे तो वो देखते हैं
कि वही बूढ़ी आंटी मोहल्ले में 6-7 साल की एक बच्ची को अजीब नज़रों से घूर रही थी, जैसे कि वो उसे खा जाएगी। ये उन्हें बहुत डरावना और अजीब लगा। उन्हें लगा कि वो सच देख रहे हैं या मेंटली सिक तो नहीं हो रहे, पर आंखें तो सच ही देख रही थी। फिर वो कुछ सोचकर अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वो पहले भी काफ़ी शर्मिंदगी उठा चुके थे। लेकिन उसके जस्ट दूसरे ही दिन वो 6-7 साल की लड़की, छोटी बच्ची, वो जिसे कि वो बूढ़ी आंटी घूर रही थी, लड़की खेतों में मरी पाई गई। उसका सिर धड़ से अलग था, आसपास कुछ भी नहीं था। तब वो कन्फर्म हो जाता है कि गांव में किसी चुड़ैल का साया है। वो बूढ़ी औरत क्या बला है समझ में नहीं आता। ऐसे में किसी पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता। रवि का अंकल ऐसा सोचते हैं। कुछ गांव के लोग इसे बली मान रहे थे, किसी ने तंत्र के द्वारा ये किया है। रवि अंकल जल्दी से अपने भाई के घर जाते हैं और उन्हें शुरू से जो कुछ भी डरावना देखा था सब बात अपने भाई को बताते हैं और मना करते हैं कि ये बात मोहल्ले में किसी को भी मत बताना। हम दोनों दोपहर को उन बूढ़ी आंटी के यहाँ जाएंगे। डर तो लग रहा है लेकिन चलना तो है, जो होगा देखा जाएगा। वो एक तांत्रिक से सुरक्षा कवच, पूजा पाठ करवा कर, ताबीज़ वगैरह पहनकर वो बूढ़ी आंटी के घर जाते हैं। वो बूढ़ी आंटी के हस्बैंड दरवाज़ा खोलते हैं। दोनों भाई अंदर जाते हैं। वो दोनों भाई देखते हैं कि वो बूढ़ी आंटी बेड पर लेटी हैं। रवि और उनके भाई वहीं अंकल के रूम में कुर्सी पर बैठ गए, पर ये क्या, आंटी के पैर तो बिल्कुल सीधे थे। उन दोनों लोगों ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, चुड़ैल के पैर तो उल्टे होते हैं। उन बूढ़ी आंटी के पति कहते हैं कि आंटी की तबीयत बहुत ख़राब है, सीनू भी हेल्प के लिए नहीं है, मैं अंदर से पानी लाता हूँ। उन बूढ़े अंकल के साथ रवि और उनके भाई भी अंदर चले जाते हैं, पर वहाँ भी उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता है। दोनों लोग नॉर्मल लग रहे थे। फिर दोनों लोग वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन एक रात रेनू आंटी अपनी बेटी के बगल वाले बिस्तर पर सोई थी। तभी उन्हें टॉयलेट जाना था। टॉयलेट जा कर के जब वो वापस मुड़ी तो उन्होंने नोटिस किया कि मेन डोर खुला हुआ है। उन्होंने सोचा इतनी रात बाहर कौन गया है, जबकि अंदर शीनू और उसके पापा दोनों सो रहे थे। लेकिन जब वो मेन डोर के बाहर जो उन्होंने देखा तो वो अवाक रह गई। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में रेनू ने जो देखा कि सीनू की हूबहू शक्ल की एक लड़की कुछ दूरी पर एक गेट पर को किसी चीज़ से कोई निशान बना रही है और वो तुरंत अंदर की तरफ आई। तो शीनू और उसके पापा तो अंदर सो रहे थे। तो सीनू की हूबहू शक्ल वाली लड़की कौन थी, ये चीज़ उनके मन में रह रह कर कौंधने लगी। वो उस सीनू की हमशक्ल वाली लड़की की सारी करतूतें चुपके से देखने लगी। वो शीनू की हमशक्ल लड़की एक घर के मेन गेट पर चुपके से कोई चिन्ह बना रही थी और उसने जल्दी से मेन गेट के बाहर की मिट्टी में कुछ गाड़ दिया। तभी अचानक से उस घर से 6-7 साल की एक छोटी सी लड़की निकलती है और जो कि कभी मोहल्ले में घूमा करती थी। तभी वही 6-7 साल की लड़की शीनू की हमशक्ल लड़की के पीछे पीछे सम्मोहित से खेत की तरफ जाने लगती है। ये सब देखकर उसका माथा ठनक जाता है कि ये क्या है। वो घर से टॉर्च उठाती है और तुरंत रवि अंकल को फ़ोन करके बुला लेती है। वो रवि अंकल से कहती है कि आप सच कह रहे थे, मोहल्ले में कोई चुड़ैल है। हम लोग छुप कर इन दोनों के पीछे चलते हैं, उसे पता न चल पाए। देखो दोनों खेत की तरफ जा रही हैं। उसने मेरी बेटी शीनू की शक्ल बना रखी है। मेरी शीनू तो घर पर लेटी है। इसका मतलब वो समझ गई कि वो बूढ़ी आंटी जो उनके मोहल्ले में रहती थी वो एक चुड़ैल हैं, पर उन्हें अब भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो अमावस की काली घनी सन्नाटे वाली रात थी। चारों तरफ अंधेरा पसरा था। रेनू को लग रहा था कि वो मोहल्ले की बूढ़ी औरत ही चुड़ैल है। वो मेरी बेटी को भी सम्मोहित करना चाहती थी, पर मेरी बेटी का भाग्य अच्छा था। मैंने गेट खुला हुआ उस समय पर देख लिया। शायद भगवान की कृपा थी। कहीं मेरे गेट पर भी कोई उसने निशान तो नहीं बनाया, क्योंकि ऐसी शक्तियों की नज़र कुंवारी लड़कियों पर ज़्यादा रहती है।
दोनों भगवान का नाम लेते हुए खेत तक पहुंच गए। तभी उन्होंने देखा कि वो दोनों लड़कियां खेत के झुरमुट में प्रवेश करती हैं। अंदर कहीं आग जल रही थी। वो दोनों लोग वहीं कोने में छुप गए। जो दोनों लोग देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। उन्होंने देखा कि खेत के बीचों बीच एक बहुत ही डरावना सा आदमी आग के सामने बैठा है, जिसकी एक आंख में सफ़ेद जाला या माड़ा था, या कहें कि एक आंख पूरी तरह से सफ़ेद थी, जिसने काले वस्त्र और नरमुंड पहने थे। कुल मिलाकर वह कोई साधारण तांत्रिक या अघोर विद्या में निपुण व्यक्ति नहीं लग रहा था। कुल मिलाकर वह बहुत ही भयानक और डरावना लग रहा था। शायद वह कोई काली या मैली विद्या को करने वाला कोई तामसिक गुरु लग रहा था। उसके पास ढेर सारी तामसिक सामग्रियाँ रखी थीं, जिसमें कि मलमूत्र, खोपड़ी, भभूत व अन्य चीज़ें थीं जो किसी काली विद्या को सीखने में लगती हैं। कोई बड़ी सी मूर्ति भी थी जिसका सर उन दोनों की तरफ न होकर के पीछे की तरफ था। फिर रवि व रेणु आंटी ने देखा कि शीनू की हमशक्ल लड़की ने उसी बूढ़ी औरत का रूप बना लिया जो रेंट पर उनके मोहल्ले में रहती थी। उसके नाखून बहुत ही लंबे, काले, घुमावदार या नुकीले थे। बाल सन की तरह सफ़ेद थे जो पूरी तरह फैले थे। कुल मिलाकर के वो बूढ़ी औरत बहुत ही कुरूप और डरावनी लग रही थी और वो पूरी तरह से नग्न हो गई और अजीब ही तरीके से हंसने लगी। और उसके हंसते ही अचानक से खेतों के झुरमुट से कई सारी पूरी तरह से नग्न, भयानक चेहरे वाली बेहद ही डरावनी औरतें निकली, जिन्होंने अपने हाथ में एक एक झाड़ू ली हुई थी और कमर में भी झाड़ू टांगी हुई थी। और वो जो 6-7 साल की लड़की शीनू की हमशक्ल के साथ थी, उसे उस अघोरी तांत्रिक गुरु ने मत्थे पर हल्का सा पिंच किया और वो बेहोश हो गई। फिर उसे गुरु द्वारा लिटा दिया गया और उन सारी भयानक चुड़ैल जैसी दिखने वाली औरतों ने आग और उस बेहोश लड़की के चारों तरफ आपस में हाथ पकड़ करके घेरा बना लिया और झाड़ू को अपने गले में टांग करके आसमान की तरफ मंत्र पढ़ते हुए घूमने लगी। उनके पूरे शरीर पर मलमूत्र लगा था। वो नाचती, मंत्र पढ़ती जा रही थी। साथ ही वो तांत्रिक भी तेजी से मंत्र पढ़ता हुआ उस लड़की के ऊपर सिंदूर, मलमूत्र और पता नहीं क्या क्या फेंक रहा था। फिर चैंट से मंत्रों की ध्वनियाँ बहुत तेज होने लगी। जो मूर्ति थी उसके आगे नरमुंड में शराब रखी गई। तभी उस तांत्रिक ने उस मूर्ति पर चढ़ी एक माला उस बेहोश लड़की के गले में डाल दी। माला पहनते ही वो 6-7 साल की लड़की धीरे धीरे करके हवा में ऊपर तैरने लगी। और फिर उस तांत्रिक ने उठकर उस 6-7 साल की लड़की के हाथ पर एक काला धागा बांध दिया और उसके सिर के कुछ बाल काट लिए। फिर वो सारी डायनें गायब हो गईं और वो गुरु भी कहीं गायब हो गया। यह नज़ारा दिल दहला देने वाला था। फिर वो 6-7 साल की बेहोश लड़की होश में आ गई, पर वो ऐसी हो गई थी जैसे कि वो सम्मोहन में हो या किसी के वश में हो। शायद उस गुरु ने उसे सम्मोहित किया हो और वो धीरे धीरे चलते हुए अपने उसी घर के मेन गेट पर आ गई, जिस पर शीनू की हमशक्ल चुड़ैल ने निशान बना करके कुछ गाड़ा था और गेट को अंदर से बंद कर लिया। ये साधना क्या थी? रवि अंकल, रेनू अंकल कुछ समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। वो इसे कालू जादू की क्रिया समझ रहे थे। उनके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो जैसे तैसे घर पहुंचते हैं। रेनू ने जब अपने घर का दरवाज़ा या ताला खोला तो उनके मेन गेट पर भी एक क्रॉस का काला मार्क का चिन्ह बना हुआ था, जिससे रेनू आंटी बहुत डर गईं। और इसका मतलब सीधा था कि जीवो चुड़ैल या बला का अगला शिकार शीनू को होना था, पर हो गई अगला शिकार शीनू को होना था, पर हो गई कोई और। रेनू निशान कपड़े की सहायता से मिटा देती है। अंदर शीनू सुरक्षित सो रही थी। रेनू बहुत डरी हुई थी कि मोहल्ले में चुड़ैल है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उस बूढ़ी औरत की नज़र किसी पर भी जा सकती थी। वो किसी को भी अपना शिकार बना सकती थी। शीनू अगला शिकार न बने, इससे रेनू आंटी
देवी से प्रार्थना करती हैं और रोती हैं कि वो शीनू को इस बुरी बला से बचा लें। जब सुबह होती है तो रेनू आंटी सीधे रवि अंकल के पास जाती हैं और इस बूढ़ी आंटी पर चुड़ैल होने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते थे। साथ में वो बहुत डरे हुए थे। दिन भर रवि अंकल एक गुरुजी को लेकर भूखे लगातार ऐसे सिद्ध तांत्रिक की तलाश कर रहे थे जो वास्तव में ऐसी पिशाचिनियों से बचाने का तोड़ जानता हो। ऐसे लोग जल्दी नहीं मिलते। उनके गुरुजी ने कहा कि ये चुड़ैल नहीं बल्कि पिशाचिनियाँ हैं। वही बलिया दे क्रिया करती हैं। दोनों थक हार जाते हैं। कोई भी बाबा उन्हें दिन के समय में नहीं मिल पाता। इन तामसिक शक्तियों का झाड़ा या उनको हटाना या बांधना बहुत ही कठिन विद्या होती है। रेनू अपने गेट पर क्रॉस का चिन्ह देखकर बहुत डर गई थी। वो शीनू को एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। शीनू और उनके पापा को अंदर कर रेनू आंटी गेट पर हनुमान व गायत्री मंत्र लिखकर पहरा देने लगती हैं। वो अमावस की रात थी। तभी रवि अंकल बड़ी मुश्किल से एक तांत्रिक को लेकर आते हैं। लेकिन ये क्या, गेट पर तो रेनू आंटी बेहोश थीं, शरद भी बेहोश थे और शीनू वहाँ अंदर नहीं थी। और जैसे ही तांत्रिक बाबा ने अपने कमंडल से जल निकाल करके उनके ऊपर छिड़का, वो दोनों लोग होश में आ गए। वो तांत्रिक बाबा ने स्मशान में ही बता दिया था कि जिसके लिए तू यहाँ आया है वो कोई साधारण समस्या नहीं है। मैं अभी तुझे कुछ नहीं बता सकता, बस चल। मैं यहीं से उसका दिमाग पढ़ सकता हूँ कि वो कौन सी बला है। आज 100 वर्षों में एक बार पड़ने वाली अमावस है, बस जल्दी चल। उन बाबा का नाम कपाली बाबा था। शरद, रेनू, रवि अंकल और वह तांत्रिक खेतों की तरफ तेज़ी से जाते हैं। चारों लोग चुपके से खेतों के अंदर जाते हैं। दबे पाँव वो लोग देखते हैं कि जस्ट 3 लड़कियां झुरमुट में घुसती हैं। ये सब चारों लोग देखते हैं। अंदर आग जल रही थी। फिर से वही तांत्रिक अघोरी वहाँ बैठा रहता है जिसकी एक आँख सफ़ेद थी। उन 3 लड़कियों में से 2 लड़कियाँ शीनू की हमशक्ल थीं और एक वहाँ 7-8 साल की वही लड़की थी जिसके बाल उस दिन तांत्रिक ने काटे थे और उसे माला पहना करके बलि के लिए तैयार कर रहे थे। अब उन तीनों में से 7-8 साल की लड़की ज़मीन पर लेट जाती है सम्मोही सी, और शीनू की 2 हमशक्लों में से एक शीनू ज़मीन पर सम्मोही सी लेट जाती है और दोनों के मत्थे पर वो तांत्रिक पिंच करता है और वह दोनों ही बेहोश हो जाती हैं। फिर जो एक शीनू की हमशक्ल बचती है वो बहुत ही बूढ़ी भयानक पिशाचिनी बदल जाती है जो बहुत ज़्यादा डरावनी दिख रही थी। उसके पूरे बाल सन जैसे सफ़ेद घुटने तक लटक रहे थे, पर वो पड़ोस या मोहल्ले में रहने वाली वो बूढ़ी आंटी नहीं बल्कि कोई ऐसी भयानक औरत थी जो कि उनकी हमशक्ल तो नहीं लग रही थी। तीनों लोग ये दृश्य देखकर बहुत डर जाते हैं, खासकर रेनू आंटी की कहीं मेरी बेटी शीनू की बलि न दे दे। ये तांत्रिक रेनू को, दोनों लड़कियों को बचाना था। तांत्रिक ने तभी धीरे से कहा कि आप लोग ये जो साधना देख रहे हैं ये कोई साधारण क्रिया नहीं बल्कि डायन साधना है। ये कोई पिशाचिनी बलि नहीं ले रही। ये सारी कोई पिशाचिनियाँ नहीं बल्कि सारी की सारी डायने हैं। रेनू की ये सुन करके होश उड़ जाते हैं। तभी बहुत पहुँचे हुए इस विद्या के महारथी कपाली बाबा, जिन्होंने न जाने कितनी ऐसी शक्तियों को सबक सिखाया था, झुरमुट के थोड़ा नज़दीक पहुंचकर डायन बांधने का मंत्र पढ़ने लगते हैं जो बहुत ही बूढ़ी से बूढ़ी डायन को बांधने की ताकत रखता था। जैसे उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मंत्र पढ़ने की थोड़ी देर बाद सारी डायनें एक दूसरे से चिपक कर आपस में बंधने लगती हैं और उनका जो सफ़ेद आँखों वाला गुरु था वो कहीं अचानक से गायब हो जाता है। थोड़ी ही देर मंत्र पढ़ते पढ़ते सभी एक अज्ञात बंधन में बंध गई। मंत्र इतना प्रबल या शक्तिशाली था कि वो उस डायनों पर काम करने लगा और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, छोड़ो मुझे छोड़ो। अब वो डायनें बंधन में बन चुकी थीं। उनमें से बूढ़ी मुख्य डायन थी वो छटपटाने लगी
और रेनू आंटी से बोलने लगती है कि मत मारो मुझे, मत मारो, मैं आपकी शीनू हूँ माँ, मुझे छोड़ दो। तो इस पर रेनू कहती है कि तू एक डायन है, तू और मेरी शीनू डायन डायन कहीं की। रेनू आंटी बोलती हैं कि तू मेरी शीनू को मारेगी तो मैं तुझे मार डालूँगी। इस पर तांत्रिक बाबा कहते हैं कि ये सच बोल रही है कि ये एक डायन ही है, वरना ये मेरे मंत्र द्वारा बंधती नहीं और न ही इसका गुरु भी गायब होता। रेनू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी बेटी रेनू, मेरी मासूम सीनू एक डायन है, ये झूठ है, ये हो ही नहीं सकता बाबा। रेनू कहती है ये कौन सी डायन है जिसे मैं देख रही हूँ, ये कितने रूप बदल रही है। मोहल्ले वाली आंटी डायन थी, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ बाबा। मेरी बेटी तो ये बेहोश लेटी हुई है ज़मीन पर, ये इस बूढ़ी डायन का कोई माया जाल है बाबा। फिर बाबा ने अपनी विद्या से जो डायनें बंधी थीं उसमें से जो मनुष्य डायन मुख्य डायन थी वो शीनू के वेश में आ जाती है, और जो शीनू की हमशक्ल ज़मीन में एक और 7-8 साल की लड़की के साथ बेहोश पड़ी थी, वो शीनू बाबा के मंत्र के प्रभाव से गायब हो जाती है। यानी वो ज़मीन पर लेटी शीनू थी जो छलावा या आँखों का धोखा था। अब केवल 7 और 8 साल की वही लड़की अभी भी बेहोश थी जिसे उन डायनों का घोरी तांत्रिक सफ़ेद आँखों वाला बाबा मारना चाहता था। इसलिए उस दिन शीनू की हमशक्ल डायन ने उसके गेट पर कुछ गाड़ा था और उसको बेहोश कर उसके बाल काट कर उसे बलि के लिए तैयार कर लिया था। ये सब देखकर रेनू रोने लगती है। शीनू जो कुछ देर पहले भयानक डायन जैसे दिख रही थी, वही शीनू अब लड़की बन चुकी थी और डरावनी सी आवाज़ में बोलती है कि माँ, मैं सचमुच 200 वर्ष पुरानी बूढ़ी डायन हूँ। मैंने आपके पेट से जन्म लिया है। मुझे बचपन से पता था कि मैं एक डायन हूँ। अपने मोहल्ले में रहने वाली वो बूढ़ी आंटी कोई चुड़ैल या डायन नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटी थी तो कहीं से 7-8 काली बिल्लियाँ आकर अक्सर मेरे पास घंटों बैठा करती थीं। आपको बहुत अजीब लगता था, आप उन्हें भगाती रहती थी। वो बिल्लियाँ मुझे पहचानती थी कि मैं एक डायन हूँ। मैं कई बार दीवार पर चलने वाली छिपकली को अपनी शक्ति से गिराकर खाने लगती थी, तो आप मुझे रोकती थी। हम लोग अपनी माँ के भी सगे नहीं होते, क्योंकि हमारी दुनिया में किसी से मोह का कोई स्थान नहीं होता। बचपन से ही मुझे पिछले जन्म का ज्ञान था। मैं बाहर जाकर या सुनसान जगह पर जाकर 12 वर्ष से काली क्रिया कर रही हूँ, और आपको मैंने पता तक नहीं चलने दिया कि मैं एक डायन हूँ। वो तेज़ आवाज़ में हंसने लगती है और कहती है कि आप लोगों ने तो मुझे भनक भी नहीं लगने दी कि आप एक तांत्रिक को लेकर आए हैं। रवि अंकल को दिन में कोई तांत्रिक मिला ही नहीं था, फिर कैसे ये तांत्रिक मिल गया। तब कपाली बाबा कहते हैं कि मूर्ख डायन, मैंने तो स्मशान से ही तेरा दिमाग बांध दिया था ताकि तुम मेरे बारे में कुछ जान ही न सके और न ही तेरा गुरु कुछ जान सके। तब वो डायन कहती है कि मैं भी छलावा दिखाने वाली और मनुष्य का रूप लेने वाली डायन हूँ। मेरी माँ ने गेट पर जो हनुमान फ़ोटो और गायत्री मंत्र चिपका कर रखा है उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें सिद्ध ही नहीं थीं। बाबा आज 100 वर्ष बाद बहुत ही ताकतवर काली सिद्धियों को प्राप्त करने की अमावस थी। आज की अमावस बहुत खास थी। आज की रात मुझे अपने गुरु तारकनाथ द्वारा सम्मोहन विद्या की शक्ति मिलती थी, और हम आज की रात किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने माँ बाप को सम्मोहित किया और फिर उन दोनों के कुछ बाल काट कर मंत्र पढ़ लिए और ये दोनों बेहोश या सम्मोहित हो गए, मतलब होश में नहीं रहे। और जिससे अगर कोई शक भी करे तो वो समझ जाए कि शीनू को कोई चुड़ैल उठा ले गई है। मेरे द्वारा बनाया गया क्रॉस का चिन्ह मुझ पर इस तरह भारी पड़ेगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आज की रात 100 वर्ष बाद आती है, जो बहुत खास थी। मैं निश्चिंत थी कि इस लड़की की बलि देकर आज मैं पूरे 300 साल की हो जाऊंगी, पर इस आदमी यानी कि रवि अंकल ने मुझे सिद्धियां मिलने से रोका है। मैं तुम सबको देख लूँगी। आज की बलि इसलिए भी महत्वपूर्ण थी
कि ताकि मैं 300 साल की होने के बाद मुझे अदृश्य होने की शक्ति मेरे गुरु मुझे दे सकें। मैं और मेरे साथ की सारी डायनें मेरे गुरु तारकनाथ की शक्ति से ही अदृश्य हो जाती थी। हमारे पास खुद अदृश्य होने की ताकत नहीं है। तूने मेरा पूरा अनुष्ठान खराब कर दिया। नीच, मैं देख लूँगी तो सबको, सारी पूजा पर पानी फिर गया। हाँ, मैं हूँ डायन। पिछले जन्म में मुझे कई 100 साल पहले मुझे मेरे बच्चा मरने पर बाँझ कहा गया था और मुझे अपने पति सास ससुर द्वारा इतना टॉर्चर किया गया था। तो उनको सबक सिखाने के लिए मैंने डायन विद्या सीखी और मैं एक डायन बन गई। वो डायन कहती है कि जब रवि अंकल ने 1:30 बजे रात को बिल्ली के साथ उन बूढ़ी आंटी को पहली बार देखा था तो वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी, आपकी शीनू। मैंने उस बुढ़िया का वेश बना लिया था ताकि मेरे ऊपर कोई शक न करे और मैं हर अमावस अपना अनुष्ठान पूरा कर सकूं और मुझे कोई पहचाने भी नहीं और सारा शक उन आंटी पर जाए। अंकल ने दोबारा मुझे जब देखा तो भी मैंने वही उन्हीं बूढ़ी आंटी का वेश बनाया हुआ था। जब रवि अंकल ने मेरी मम्मी यानी रेनू को फ़ोन किया कि आपकी लड़की शीनू को यहाँ मत भेजना, तब मैं 3 दिन से उन्हीं बूढ़ी आंटी के यहाँ रुकी रही। उन दोनों को सुलाकर मैं उन आंटी का भेष बना करके अनुष्ठान के लिए निकल जाया करती थी, क्योंकि उन दिन भी अमावस थी। मेरा अपने गुरु के पास जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे पता चल गया था कि रवि अंकल की नज़र मोहल्ले में बहुत पैनी थी और मैं अपने असली रूप में कहीं बाहर नहीं जा सकती थी। मैं चाहती थी कि सारा शक उस बुढ़िया पर जाए। दोबारा भी मैं खेतों में बहुत अंदर जाकर छुप गई। संयोग से उस दिन ये आदमी यानी कि रवि अंकल बेहोश हो गए और मेरा काम आसान होता जा रहा था। चौथी बार जिस शीनू और एक छोटी लड़की को इस आदमी ने जाते हुए देखकर मेरी मम्मी को फ़ोन किया कि आपकी लड़कियों को उस चुड़ैल ने वश में कर लिया है और आपको फ़ोन किया कि शीनू और वो एक लड़की को उस बूढ़ी औरत ने अपने वश में कर लिया है। पर शीनू मम्मी के साथ सो रही थी। वो अकेली शीनू नहीं बल्कि मेरा छलावा माया जाल था। वहाँ मैं थी ही नहीं, जिसके कारण इस बुढ़े या रवि अंकल को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। असली शीनू यानी मैं ही मोहल्ले की उस लड़की को बलि के लिए ले जा रही थी। मैं उस बूढ़ी आंटी का वेश बनाकर मोहल्ले में उस लड़की को घूर रही थी जो खेतों में मरी पाई गई और उसकी बलि मेरे गुरु ने ली थी। उस रात आपने यानी शीनू की माँ ने जब रात को मेन डोर खुला देखा तो अंदर जो शीनू सो रही थी वो माया जाल या मेरा ही छलावा या नकली रूप था। मैं वहाँ थी ही नहीं। जिस शीनू को आपने उस रात बाहर गेट पर निशान बनाते देखा था वो असली शीनू यानी मैं ही थी और मैंने ही अपने मासी के कपड़े को उसके गेट के बाहर मिट्टी में गड़ा ताकि मैं उसे बलि के लिए तैयार कर सकूं और वह मेरे पूरे वश में हो जाए। आपने मुझे उस दिन खेतों में जाकर रवि अंकल के साथ देख लिया था तो फिर मैं शीनू से उस बुढ़िया के रूप में बदल गई ताकि आपको लगे कि वो बुढ़िया डायन ने शीनू के वेश बनाकर कपड़ा गाड़ा और फिर मेरी बेटी का रूप ले लिया। और अपने गेट पर क्रॉस का निशान देखकर आप डर गईं और आपकी शीनू पर उस बूढ़ी औरत या चुड़ैल का साया है और मैं हर तरह के शक से बच गई। क्रॉस का निशान देखकर मेरी ज़िंदगी पर खतरा मंडरा रहा है ये सोचकर अपने गेट पर हनुमान या गायत्री मंत्र लगा दिया, पर उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वो सिद्ध ही नहीं थे। आज की रात 100 वर्ष के बाद आने वाली अमावस की रात थी और केवल इस दिन हमारी ताकत से हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने आप पर थोड़ी देर के लिए माया जाल फेंककर आप दोनों के बालों को काटकर डायन मंत्र पढ़ा जिससे आप लोग सो जाएं। जब तक मेरा अनुष्ठान चले मैं निश्चिंत रहूं। आज का अनुष्ठान देर तक चलने वाला था और वो आंटी अंकल बाहर गए हुए थे, इसलिए मैं उनके घर पर नहीं रुक सकती थी। इसलिए मेरा यहाँ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
मैं जान गई थी कि दोपहर में आपको एक कोई तांत्रिक को ढूंढ रही हैं, पर मुझे ये अंदेशा नहीं था कि रवि अंकल रात में इतने शक्तिशाली तांत्रिक को ढूंढ लेंगे और आप दोनों को जगा कर यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसका पाली बाबा ने मेरा दिमाग बांध दिया था। तभी मैं कहूँ कि मुझे कोई संकेत नहीं मिला, मेरा सारा अनुष्ठान बर्बाद हो गया। वैसे भी आज तो मुझे किसी भी तरह चाहे जैसे करके आना ही था। नहीं आती तो मेरी उम्र कैसे बढ़ती। पर अब तू मुझे छोड़ दे बाबा, वरना अच्छा नहीं होगा। हम डायने तुझको छोड़ेंगी नहीं, समझा ना तू। तब कपाली बाबा ने कहा, तू मेरा क्या बिगाड़ेगी? मैं तो वर्षों से ये काम कर रहा हूँ, तो क्या मुझे बताएगी? मैं जानता हूँ कि तेरा वो गुरु तारकनाथ है, उसकी उम्र 1000 वर्ष है और तू उसी से काला जादू सीख कर लड़कियों की बलि लेकर जवान तो रहती है और अपनी उम्र भी बढ़ा लेती है। तेरा और तुम सबका ये निश्चित रहता है कि तू किस कोख से जन्म लेगी, और ये तेरा गुरु ही निश्चित करता है। तूने पिछले जन्म में खुद के जने या पैदा किए हुए बच्चे की बलि ली थी, मुझे तो ये भी पता है। और इस जन्म में तू शादी करके अपने पति की भी बलि लेना चाह रही थी। तब तेरे उस धूर्त गुरु को पूरा विश्वास हो जाता कि इन काली शक्तियों को पाने के लिए तो किसी भी सीमा तक गिर सकती है। तब तेरा गुरु तुझे ढेर सारी शक्तियाँ और सिद्धियाँ देता। तू अपनी माँ की भी सगी नहीं है जिसने तुझको जन्म दिया, तो उसे भी मारने वाली थी। मैं तेरी हर चाल को जानता हूँ। फिर बाबा ने जल्दी से अनुष्ठान सामग्री जलाई और मंत्रों के उच्च स्वर से वो चीखने चिल्लाने लगी। करीब 2 घंटे के अनुष्ठान के बाद बाबा ने उन सभी डायनों की चोटियों को काट दिया और उन सब की चोटियों को जला दिया। थोड़ी ही देर बाद सारी डायनें काला धुआं बनकर उड़ गईं। बाबा के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि डायनें धुआं बनकर गायब हो गई हों। ये शायद बाबा के मंत्र का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था, क्योंकि कपाली बाबा के जो गुरु थे वो बताते हैं कि डायनों को कभी मारना नहीं चाहिए, वरना ये अपनी तिगुनी शक्ति से वापस आकर सबको मारती हैं और उनका जीवन नरक बना देती हैं। इस घटना के कुछ ही साल बीते थे कि कपाली बाबा शहर से दूर एक गांव पर कुछ तांत्रिक अनुष्ठान के लिए मोटर साइकिल पर बैठकर किसी के साथ जा रहे थे। तभी अचानक से बहुत तेज़ आंधी आने लगती है और उनकी मोटर बाइक के आगे एक लड़की जो कि 7 या 8 साल की थी वो आ जाती है और उसके पैर में बहुत चोट आ जाती है। वो व्यक्ति जो बाइक चला रहा था वो कहता है कि ये तो सारिका है, मेरी भतीजी। सारिका का पैर काफ़ी चोटिल हो जाता है। या सारिका के पैर में काफ़ी चोट आ गई थी। घर में जो कपाली बाबा जिस काम से आए थे, कुछ बात करने के बाद अपने अनुष्ठान के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें करने के बाद वो शाम के वक्त खाट पर बैठे ही थे कि अचानक से एक काली बिल्ली कहीं से आकर उनके पैर के पास बैठकर बाबा जी को एकटक घूरे जा रही थी। कपाली बाबा उसे भगाते हैं। तभी वो काली बिल्ली एक लड़की का रूप ले लेती है। वह हूबहू सारिका जैसी दिख रही थी। वो सोचते हैं कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। वो तुरंत कमंडल से जल निकालकर उस लड़की पर छिड़कते हैं। तभी वो लड़की गायब होकर उन्हें कुछ दूरी पर दिखने लगती है। तभी बाबा देखते हैं कि घर के अंदर से असली सारिका लंगड़ाते हुए, जिसके पैर में काफ़ी चोट लगी थी, वो उनके लिए पानी ला रही थी। वो समझ गए कि ज़रूर इस घर पर किसी बुरी बला या डायन जैसी शक्ति का साया है। अब तो अनुष्ठान कल परसों तक ही कर देता हूँ। तभी सारिका पानी लेकर बाबा को देती है। जैसे ही बाबा ग्लास को मुँह लगाते हैं, उस पंस में पानी की जगह मांस के टुकड़े और खून था। बाबा के हाथ से ग्लास छूट जाता है। तब सारिका, जिसके पैर में चोट लगी थी, मुस्कुराती हुई बोलती है, मैं तो वही बिल्ली हूँ जो सारिका में कुछ देर पहले बदल गई थी। मेरे पैर में कितनी चोट आई है ना बाबा। फिर वो एक शैतानी हंसी हंसती है और कहती है कि बाबा मैं तो आ गई आपके पास वापस। तो कपाली बाबा कहते हैं मतलब। तो सारिका कहती है कि मैं तो शीनू हूँ। तो कपाली बाबा इस पर कहते हैं कौन शीनू। तब उस लड़की सारिका की पूरी आंखें
सफ़ेद हो जाती हैं और उसकी चोटी दुगनी तेज़ी से लंबी होने लगती है और हवा में तेज़ी से लहराने लगती है। लड़की गुस्से में कहती है कि आपने मेरे बाल काटे थे ना, मैं वही शक्तिशाली डायन हूँ। तूने बहुत पहले मेरी साधना को बर्बाद किया था। अब मैं तुझे चुनौती देने के लिए अपनी 100 गुना शक्ति के साथ आई हूँ। मेरे गुरु तारकनाथ ने मुझे ऐसी सिद्धियाँ दी हैं कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो फिर पैदा हो गई। तो कपाली बाबा कहते हैं कि तू वही दुष्ट डायन है जिसने लड़कियों की बलियाँ ली थी, तो तेरा जन्म हो ही गया आखिर। सारिका इस पर कहती है कि इस जन्म में तो आप मुझे पहचान ही नहीं पाए। क्या आपकी डायन पहचानने की शक्ति ख़त्म हो गई है? इस बार तो मैं तेरे पोते से शादी रचा के रहूँगी। बचा सको तो बचा लो अपने पोते को मुझसे। अब तो वही मेरा पति बनेगा। इस जन्म में न सही, उस जन्म में न सही, इस जन्म में ही सही, शादी तो मेरी उसी से होगी। और एक मिस्टीरियस या रहस्यमयी मुस्कान भरती है और कहती है कि आखिर उसकी बलि जो लेनी है। तो दोस्तों, डायनें होती हैं और ये डायनें घरों पर क्रॉस के चिन्ह बनाती हैं और डायन हमारे बीच छद्मवेश बनाकर रहती हैं। इन्हें पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आपके आसपास ऐसी कोई लेडी हो जिस पर आपको शक हो तो उससे तुरंत दूरी बना लें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और तब तक जुड़े रहिए अपने चैनल भूत बंगला 76 से। और अगर आपके पास घटे कोई सच्चे भूतिया या पैरानॉर्मल अनुभव हैं तो लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी है bhutbangla76ka@gmail.com और हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो मैं आपके इस तरह के पैरानॉर्मल अनुभवों को सबके साथ साझा करना चाहूँगी। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।